नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पूरे तरीके से लगी हुई हैं। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बैठक की। अभी इस बैठक को 3 दिन ही हुए थे कि उन्होंने सोमवार को फिर से प्रशांत किशोर के साथ एक बैठक की है। इस मीटिंग में पार्टी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा हुई। आपको बता दें, बीते 3 दिनों में प्रशांत किशोर की कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ये दूसरी बैठक थी। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 10 जनपद स्थित कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। एक बार फिर प्रशांत किशोर ने पार्टी के लिए आगे का प्लान बताया जा रहा है कि कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है। प्रशांत किशोर ने अपनी पहली बैठक में पूरा प्लान पेश किया। उन्होंने कांग्रेस को लोकसभा की 270 सीटों पर फोकस करने के लिए कहा है। इसके अलावा अन्य सीटों पर पार्टी को गठबंधन करने का सुझाव भी दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर का मानना है कि कांग्रेस को यूपी, बिहार और ओडिशा में किसी से भी गठबंधन नहीं करना चाहिए। यहाँ पार्टी को अकेले ही चुनाव में उतरना चाहिए। वहीं प्रशांत किशोर ने पार्टी आलाकमान को गठबंधन के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का ऑप्शन सुझाया है। तो लगातार पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच में पीके के साथ लगातार पार्टी अध्यक्षा की जो बैठक हो रही है उसको लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से तमाम जोर दमखम सब कुछ लगाने की कोशिश यहां पर जारी है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अक्षय, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें जो अध्यक्षा है उनकी तरफ से की जा रही है और इस बार प्रशांत किशोर से एक बार फिर बैठक की गई है, क्या मायने इस बैठक के निकाले जाए? देखिए, जिस तरह से लगातार बैठक प्रशांत किशोर के साथ सोनिया गांधी और बड़े नेताओं की चल रही है, 3 दिनों में 2 बार बैठक हुई है। साफ तौर पर है कि कांग्रेस किसी भी हालत में कोई भी कोर कसर नहीं रखना चाहती 2024 चुनाव को लेकर के। और इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हालांकि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि उनको कुछ राइट्स मिले जिस पर कि वो आगे बढ़ सके। खास बात ये रही है कि पिछली बैठक में पी चिदम्बरम और जो पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं सुरजेवाला, वो बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन सोमवार की बैठक में वो भी मौजूद रहे। साफ तौर पर है कि एक संदेश भी देने की कोशिश है कि प्रशांत किशोर को लेकर पार्टी अब आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। और प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन पहली बैठक में दिया था। दूसरी प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से पार्टी को रुख अख्तियार करना चाहिए, कहाँ संगठन को मजबूत करने की जरूरत है और कहाँ कांग्रेस के अलावा अन्य दलों को भी सामंजस्य के साथ वो चुनाव में उनके साथ उतर सकते हैं। तो साफ तौर पर है कि यूपीओ को भी मजबूत करने की प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस को भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का मानना है कि क्योंकि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने पिछली बार बेहतर प्रदर्शन किया था, हालांकि कुछ सीटों से वो सरकार नहीं बना पाई थी, बीजेपी ने सरकार बना लिया था। अब कांग्रेस ये सोचती है कि गुजरात में इस बार अच्छा मौका है और वहां पर कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरह से गुजरात में पार्टी बेहतर कर सकती है। इसके अलावा आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा भी चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश भी है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। लेकिन मुख्यतः मुद्दा रहा है 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसको। उसके मद्देनजर प्रशांत किशोर ने कहा है लगभग 370 सीटों पर कांग्रेस किस तरह से अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है और अन्य जो सीटें जो बचती हैं और उसमें सहयोगी दलों को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, उसको लेकर के चर्चा हुई है। तो साफ तौर पर है कि प्रशांत किशोर को इस बार पार्टी मुख्य धारा में लाना चाहती है। हालांकि पहले रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी चाहती है कि वो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करें। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस पर अभी बहुत ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को लेकर के पार्टी गंभीर इस बात को लेकर है कि वो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आए और किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है। और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं
उनको किस तरह से आगे लेकर के काम कर सकते हैं और उस पर किस तरह से विचार किया जा सकता है, उस पर विचार करें। तो साफ तौर पर है कि 2 बार प्रेजेंटेशन प्रशांत किशोर ने दे दिया है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्षा इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी इस बारे में विस्तृत बातचीत की है और दोनों ने हामी भर दी है कि प्रशांत किशोर को अगर पार्टी में लाया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी और बड़े नेताओं ने भी ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है। प्रशांत किशोर से हरी झंडी का इंतजार है कि किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है और कहाँ। बिल्कुल अक्षय जी, लगातार जिस तरीके से पार्टी में मतभेद की बातें सामने आ रही थी, चाहे G23 की बात हो या अलग अलग तरीके से पार्टी, जहां पर ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं भीतरी तौर पर कमजोर हो रही है पार्टी, अब ये कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम ये उस कमजोरी को दूर करने के लिए ये भी उठाया गया ताकि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती से खड़ा किया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यही रही है कि कांग्रेस का जो संगठन रहा है, चुनाव लगातार जो चुनाव हुए हैं उसमें जो हार हुई है, संगठन में बिखराव बहुत ज्यादा हुआ है और जिस तरह से नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और दूसरे दलों में जाकर के, खास करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनको बड़ा पद मिला है और यही वजह रही है कि G23 के जो तमाम बड़े नेता रहे हैं उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़ा किया है। लेकिन पार्टी के जो सेपासलार जो कुछ हैं, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़ के कमान संभाले और कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर दिखाई देती है। सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि राहुल कमान संभाले, लेकिन राहुल अभी उसके लिए बहुत तैयार होते हुए दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जो प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है, माना जा रहा है कि राहुल गांधी आने वाले समय में अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सितंबर तक माना जा रहा है कि उनको पूरी तरह से बागडोर सौंप दी जाएगी और प्रशांत किशोर उस कड़ी में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हो सकता है कि उनके डिप्टी के रूप में या फिर कोई ऐसा पद उनको मिले जो कि राहुल गांधी को आने वाले समय में और जो उनकी छवि है बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सके। तो कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर की भूमिका आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। हालांकि अभी वो पार्टी में होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है और पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, उसको लेकर के प्रशांत किशोर ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है और उस प्रेजेंटेशन के आधार पर कांग्रेस अपनी रणनीति आगे की बनाएगी। जी, चलिए अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से चल रही है और इस कांग्रेस की कोशिश में अब प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ये आगे उम्मीदें जताई जा रही हैं कि वो एक बड़े पद पर बैठ सकते हैं और इसी को लेकर ग्रीन सिग्नल तमाम नेताओं की तरफ से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस का बेड़ा पार करने में उनकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है, अंतकलह का सामना करना पड़ रहा है, उससे पार पाना अपने आप में बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती को पार पाने के लिए प्रशांत किशोर को लाया गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है भविष्य में। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा का क्या कोई बांग्लादेश कनेक्शन है, इस सवाल अब उठने लगे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपी अंसार की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस ने अंसार और उसके साथियों के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक अंसार का जन्म भले ही जहांगीरपुरी में हुआ है, लेकिन उनकी पारिवारिक जड़ें पश्चिम बंगाल से जुड़ी हैं। वो चाकू के साथ गिरफ्तार हो चुका है, उस पर आर्म्स एक्ट का मामला चल रहा है। यही नहीं, इसके खिलाफ सट्टेबाजी के भी 5 मामले दर्ज हैं। वैसे पेशे से वो कबाड़ी का काम करता है। जहांगीरपुरी हिंसा केस में क्राइम ब्रांच ने अंसार और उसके साथियों की बैंक डिटेल जुटानी भी शुरू कर दी है ताकि इन सभी के बैंक खातों को खंगाला जा सके कि कहीं ये हिंसा किसी सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम तो नहीं दी गई थी। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए किसी प्रकार की कोई फंडिंग हुई या नहीं। इसके अलावा अभी तक जिस तरीके से अंसार के परिजन और अन्य आरोपियों के परिजनों का दावा किया जा रहा है कि वो लोग छोटा मोटा काम धंधा करते थे, उससे अपना जीवन यापन करते हैं और उसी के लिए बैंक डिटेल की पुष्टि कर लिए जाएंगे। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है पहले दिन जांच के दौरान मौके पर जाकर फोरेंसिक टीम की मदद से सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की गई।
तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। संजय, लगातार मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब अंसार की कुंडली खंगालने पर पुलिस लगी हुई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इसे लेकर? अभी जो भी है, जो मुख्य आरोपी था, जो फरार था, उसके घर पे जैसे गए प्रशासन के स्टाफ गए, वहां दौरान पथराव हो गया। उसके बाद ही रात को उसको धर दबोचा और लगातार उससे पूछताछ जारी है। और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द और भी इसे मामले साबित हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस मामले को लेकर पुलिस और स्पेशल ब्रांच की बात की जाए तो बहुत सख्ती से पेश आ रही है और लगातार छोटी छोटी चीजों को धर पकड़ कर रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। जी, तो और भी अपडेट मिल सकती है इसमें, और भी आरोपियों के सामने आने की बातें भी, बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है, साथ ही बांग्लादेश के साथ अगर कोई तार जुड़ा है उसको लेकर भी जांच की जा रही है। देखिए, बांग्लादेश से तार जुड़ा हुआ है कहने के लिए कह रहे हैं, बाकी अभी तक है ठोस कोई प्रूफ नहीं है। तो प्रशासन के पास चाहे कुछ ठोस प्रूफ होने के बावजूद भी तो हम साबित कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है उनका साठगांठ हो, किसी से उनका टाइप हो, आना जाना लगा हो सकता है जी। उसके लिए हम लेकिन अभी सबूत सामने नहीं आए हैं और ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि स्पेकुलेशन कही जा रही है अभी तक। हाँ, ये हो सकता है, ये तो जांच के विषय है। क्योंकि इस विषय की बात की जाए तो ये प्रशासन इस मामले को पूरा तहकीक से बता सकता है, क्योंकि इस मामले के लिए हम आप नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशासन इस मामले का सबूत दे सकता है कि ये बांग्लादेश। तो अभी तक प्रशासनिक रूप से कोई जानकारी सामने निकल कर आई है? नहीं, इस मामले को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। और लगातार ये पुलिस की बात की जाए तो इस मामले के बिल्कुल शांति बरती गई है और लगातार इस मामले को देखा जा रहा है। जितने आने जाने वाले लोग हैं, रोडों की बात की जाए तो बिल्कुल बैरिकेड लगा रखा है और लगातार पुलिस हर एक व्यक्ति से छानबीन कर रही है और लगातार पूछताछ जारी की रही है कि कहीं न कहीं देखा जाए कि कोई और भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। और लगातार दिल्ली पुलिस के एक्शन देखने की बात है कि अब दिल्ली पुलिस और एक्शन मोड में आ चुकी है। जी, तो ये कह सकते हैं कि एक्शन मोड में पुलिस है और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की तरफ से सबूत जुटाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कल भी संजय हमने देखा था जब वहां पर टीम पहुंची थी, उन पर पथराव भी लोगों की तरफ से किया गया था। और अभी हालात की अगर बात की जाए तो जहांगीरपुरी में हालात कैसे बने हुए हैं? अभी हालात सामान्य है और खास बात ये रही कि मनों में यहाँ जो स्थानीय लोगों हैं, मनों में डर बैठा होता है। क्योंकि उनका कहना है कि जब पहले पथराव हुआ उसके बाद प्रशासन जब उनके घर पे जाते हैं पूछताछ करने के लिए, उसी दौरान पथराव कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मन में डर ख्याल आ जाता है कि ऐसा फिर हो सकता है। क्योंकि उनके मन बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए उनके बैकग्राउंड से पीछे के जो भी एविडेंस है कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, इसके वजह से उनका मन बढ़ा हुआ है। क्योंकि प्रशासन के ऊपर पथराव करना ये तो जांच के विषय है। क्योंकि प्रशासन के ऊपर पथराव करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए इनके पीछे से कहीं ना कहीं कोई बड़े की सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से वो निडर हो रखे हैं और प्रशासन के ऊपर पथराव कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहांगीरपुरी केस से जुड़ी हुई लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में अब अपडेट ये है कि आरोपी अंसार की कुंडली को पुलिस लगातार खंगाल रही है। बैंक खातों की भी जांच की जा रही है, कहीं इसका कनेक्शन किसी ऐसे संगठन से तो नहीं जिसने प्रायोजित ऐसे हिंसा को करवाया हो। तो इस तरीके के सभी तारों को खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है और अब आगे लगातार पुलिस सबूत जुटा रही है ताकि और अपडेट भी दी जा सके। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा मामले में पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने मामले में चौथी एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने आरोपी सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया। सोनू चिकना पर हिंसा के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। दरअसल हिंसा का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और सोनू चिकना की तलाश में जुट गई है। इस मामले में पुलिस अभी तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन 22 के अलावा 2 नाबालिग को भी अरेस्ट किया गया है।
वहीं दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने वाले कानून को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। ये कानून लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पास कराया गया है और इससे एमसीडी चुनाव की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम भी माना जा रहा है। चुनाव मार्च में होने थे, जिसके फिलहाल टाल दिया गया था। दिल्ली नगर निगम एकीकरण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही निगमों के एकीकरण वाला विधेयक तत्काल प्रभाव से कानून बन गया है। यानी कि अब राजधानी दिल्ली में साउथ ईस्ट नॉर्थ दिल्ली नगर निगम नहीं, बल्कि सिर्फ दिल्ली नगर निगम होगा। एकीकृत नगर निगम में रहे जगदीश ममगाई का कहना है कि अब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो होगी वो शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद दिल्ली नगर निगम में के चुनाव होंगे। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा और राज्यसभा में बजट सत्र में पारित हुआ, जिसे अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई और अब दिल्ली नगर निगम के 3 महापौर और 3 कमिश्नर के बजाय सिर्फ एक ही होंगे। वहीं अब बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर का डर अब सताने लगा है। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में 90% का उछाल आया है। वहीं राजधानी दिल्ली में जनवरी के बाद सोमवार को पहली बार संक्रमण दर 7.72% पहुंच गई। वहीं लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटे में 501 नए मरीज मिले। इस बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली से जुड़े गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। 9 राज्यों के 34 जिले रेड जोन में हैं। पिछले 24 घंटे में 2183 नए केस मिले, जबकि बीते दिन 1150 नए मरीज मिले थे। ये रविवार तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। हालांकि आज आंकड़ों में कुछ कमी देखने को मिली है। 24 घंटे में 214 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1985 लोग ठीक हुए थे। यानी कि अभी लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम आपको जानकारी देना है और जानकारी देने का मतलब ये है कि आपको अवेयर कर रहे हैं, इसलिए पैनिक ना हो और समझें कि चौथी लहर का डर जरूर है, लेकिन अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे और ये मामलों में जो 90% का उछाल आया है, इसमें कमी भी आ सकती है अगर आप ध्यान रखेंगे तो। फिलहाल की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में जो पिछले 24 घंटे हैं, यानी सोमवार के दिन 1247 नए केस दर्ज हुए हैं। रविवार की तुलना में सोमवार को 936 केस हैं। $936 कम केस मिले हैं सोमवार को रविवार की तुलना में। इससे पहले रविवार को कोरोना के 2183 नए केस सामने आए थे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में हालात थोड़ी चिंताजनक जरूर हैं, क्योंकि अब यहां पर फिर से पाबंदियां वापस लगनी शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो और भी पाबंदियां यहां पर लगा दी जाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप फिलहाल जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर अभी नजदीक नजर आने लगी है। लेकिन अगर हम अपने नियमों का पालन करते हुए अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे तो शायद इस लहर से हम बच सकते हैं। कल की भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में तेजी के साथ खुलने के संकेत थे और प्री ओपनिंग में बाजार गैप अप ओपनिंग के संकेत दिखा रहा था। कल स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट रही। सेंसेक्स 1172 अंकों की जोरदार गिरावट के साथ बंद हुआ था। ओपनिंग के समय बाजार में बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 215.03 अंक यानी कि 0.38% की उछाल के साथ 57,381.77 पर खुला। इसके अलावा एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 85.30 अंक यानी कि 0.50% के साथ तेजी के साथ 17,258 पर ट्रेडिंग कर रहा था। आज निफ्टी के 50 में से 33 शेयर में तेजी के हरे निशान में कारोबार हो रहा है और 16 शेयर में गिरावट का लाल निशान हावी है। एक शेयर बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 66 अंकों के उछाल के साथ 36,795 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है।
वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग का आज 55वां दिन। एक तरफ जहां इतने दिनों से लगातार चल रहे जंग के बीच में दोनों में से ही कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल युद्ध के बीच रूस परमाणु अटैक कर सकता है। ब्रिटेन ने यह भी दावा किया कि रूस टेक्सटाइल हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बीच जेलेंस्की ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा है कि यूक्रेन बॉर्डर के पास से रूस के 4 न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ते दिखाई दिए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया बेहद खराब हालात और एंटी रेडिएशन दवा के लिए तैयार रहे। जेलेंस्की ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि इस हमले से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक जानकारी नहीं हो सकती लेकिन ये सच हो सकती है। दरअसल हाल ही में AFP के पत्रकार की तरफ से बातचीत करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि हम उस रूस के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें इस संकट के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसको लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हूं। उन्होंने कहा कि एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने के लिए शेल्टर्स की आवश्यकता होगी। दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की है कि उनके जुड़वा बच्चों की डिलीवरी के वक्त उनके एक बेटे की मौत हो गई। फिलहाल उनकी बेटी इस दौरान सुरक्षित है, जिसके बाद से ही फुटबॉल जगत के दिग्गज खिलाड़ी उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। रोनाल्डो और लंबे समय से उनके साथी जॉर्जिना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पोस्ट में बताया कि काफी दुख के साथ ये घोषणा करनी पड़ रही है कि हमारे बच्चे का निधन हो गया। उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चे की मौत से पूरे तरीके से हताश हो गए। उनका कहना है कि वो हमेशा अपने बच्चे से प्यार करते रहेंगे, वो उनके लिए फरिश्ता था। इसके साथ ही उनका कहना है कि उनकी बेटी से उन्हें जीने की ताकत मिल रही है। उनका कहना है कि ये सबसे बड़ा दर्द है जो कोई भी माता पिता महसूस कर सकता है। इसके साथ उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए बच्चे का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्स को उनके सभी देखभाल और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही रोनाल्डो का कहना है कि वो अपने बेटे को खोने से काफी दुखी हैं। ऐसे में इस बहुत कठिन समय में उन्होंने प्राइवेसी की भी बात कही है। जहांगीरपुरी में हुए पथराव के मामले पर हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से आप विधायक मुकेश अहलावत से खास बातचीत की। FM न्यूज से खास बातचीत करते हुए विधायक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के महोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव का मामला कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल वहां पहुंचकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इस बीच हम मौजूद हैं दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से आप विधायक मुकेश अहलावत जी के पास, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये इस मामले को देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, और मैं जानना चाहूँगा सर, किस तरीके से इस मामले को आप देखते हैं? देखो, कुछ शरारती लोग हैं जो पंगेबाजी करते हैं, तो लेकिन सभी को मेरा यही आग्रह है कि सभी मिलजुल के रहें, सभी भाईचारा के बना के रखें, और हिंदू भी अपने भाई है और मुस्लिम भी अपने भाई हैं। ये नफ़रत और एक धर्म और जाति पे अपना बंटवारा ना करें। वो भी हमारे भाई हैं, ये भी अपने भाई हैं, मिलजुल के रहें। एक तस्वीर जहां जहांगीरपुरी में पथराव की, और वही एक दूसरी तस्वीर मंगोलपुरी में उसी दिन की, जिसमें दिखाएगा कि किस तरीके से जो दोनों समुदाय के लोग हैं, भाईचारे का प्रतीक वहां देखने को मिला। तो दोनों में जो अंतर है, इसको आप कैसे बोले, क्या कहेंगे और किस तरीके से लेंगे? ऐसा है कि मेरी विधानसभा में वाई ब्लॉक में P4 में कई ऐसे एरिया में हनुमान जयंती बनाई गई। लोगों ने बड़ी शांति से उनका स्वागत किया, और मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे मोमडन एरिया में जहां पर हनुमान जयंती निकाली, वहां पर लोगों ने फूल बरसा के उनका स्वागत किया, और बीच बीच में रास्ते में जाके वहाँ ने पानी का इंतज़ाम किया, जूस का इंतज़ाम किया। तो ऐसा इंतज़ाम पूरे देश में होना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि वो वोट की राजनीति करना चाहते हैं और चुनाव के समय में इस टाइप की हरकतें करते हैं। सर, इस बीच भी लेकिन जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन CM केजरीवाल जी का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने हाथ एक बार फिर से छोड़े कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी है। क्या ऐसे समय में ये बात कितना ठीक है, क्या सही था? ये तो सही बात है कि केंद्र सरकार के अंडर में है, और केंद्र सरकार के अंडर में पुलिस है। यदि पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में होती तो हम सारा सिस्टम बना के रखते। जहाँ जैसे त्यौहार होते हैं तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को
बताएं कि जहाँ पर ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर पुलिस मुहैया कराए, इंतजाम कराएं, तो ऐसी हरकत नहीं होती। लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां चल रही है, दिल्ली पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, तमाम एजेंसियां इसकी जांच में जुट गई है। तो अब आप क्या अपील करेंगे दिल्ली वासियों से? हम तो यही कहेंगे कि जिसने गलत किया उस पर एक्शन होना चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द पता चलना चाहिए कि किसने गड़बड़ किया, तो उस लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आप विधायक मुकेश अहलावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो माहौल है उसको बिगाड़ा जा रहा है, ना बिगाड़ा जाए, शांति व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली से FM न्यूज़ के लिए अजीत कुमार। दिल्ली के चलिए, जहांगीर बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।